स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट हमास और इजराइल के कन्फ्लिक्ट के बारे में। हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है, इजराइल के द्वारा जो काउंटर अटैक किया गया है हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप वहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप है इनिशियल समय में वहाँ पे अटैक किया गया था और वहाँ के जो सिविलियंस है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप के जो सिविलियंस है उनको सदर्न पार्ट के लिए सेंड किया गया। एक सेफ जोन है उसको वहाँ पे डिमार्क किया गया था। बट अब देखिए रिसेंटली इजराइल के द्वारा जो सदर्न पार्ट के अंदर जो सेफ जोन डिमार्क किए गए थे वहाँ पे भी अटैक किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, इंडियन पीएम के द्वारा भी कंसर्न्स रेज किए गए कि यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स है उनका माइग्रेशन देखने के लिए मिले। और जब सिविलियंस को यहाँ पे सेंड किया गया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप से सदर्न पार्ट के लिए तो उस समय सिविलियंस के द्वारा भी कंसर्न्स रेज किए गए थे कि हो सकता है आने वाले समय में इजराइल का जो सदर्न पार्ट है गाजा स्ट्रिप से जो टच करता है इजिप्ट का एरिया सनाई पेनिनसुला तो उसके हो सकता है कि उसके अंदर हमको यहाँ पे सेंड किया जाए आने वाले समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट सनाई पेनिनसुला के बारे में तो इजिप्ट का वो पार्ट है, एशिया के अंदर ये सिचुएटेड है। इजिप्ट कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट? इजिप्ट आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सनाई पेनिनसुला को यहाँ पे इजराइल के द्वारा पहले भी अनेक्स किया गया था 1978 के समय, फिर इसको रिटर्न किया गया था इजराइल के द्वारा डेविड कैंप के जो नेगोशिएशंस हुए थे उस समय में। तो 1978 के समय फिर से इसको रिटर्न किया गया था। इसका एक पार्ट है आज भी इजराइल के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है जो कि बेसिकली आपको गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में कनेक्ट करता है। और गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में और जो रेड सी का एरिया है उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे कौन सा कंट्री सिचुएटेड है उसका नाम है स्टूडेंट जॉर्डन। तो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में ये कनेक्ट करता है जो कि बेसिकली इजराइल का जो ट्रेड है उसको यहाँ पे बूस्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे स्वेज कैनाल के बारे में वो भी यहाँ पे इजिप्ट का इस सनाई पेनिनसुला के अंदर ही सिचुएटेड है जो कि इजिप्ट का इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्वेज कैनाल। और आप देखिए कि अभी रिसेंटली जब G20 का जब मीटिंग हुआ तो इंडिया का इस मीटिंग के अंदर में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसे लॉन्च किया गया था। आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के साथ ही इजिप्ट का जो स्वेज कैनाल के साथ में जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से वो यहाँ पे कंटिन्यूअस डिक्लाइन होगा अगर ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। तो आप देखिए कि उस प्रोजेक्ट के जस्ट बाद में यहाँ पे हमास के द्वारा अटैक किया गया है इजराइल के अंदर में, क्योंकि इजराइल का एक नॉर्दर्न पार्ट के अंदर एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम है पोर्ट ऑफ हाइपा जो किसके अंडर में आता है? इंडिया का जो अडानी ग्रुप है उसके द्वारा इनको ओन किया गया है इस पोर्ट को। और ये जो सिटी है हाइपा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग में दिल्ली के अंदर एक त्रिमूर्ति सर्किल है वो बनाई गई है दिल्ली के अंदर भी। और वहाँ पे भी हैपा के अंदर भी बनाया गया है एक इंडियंस का एक मेमोरियल, क्योंकि 1920 के समय में जो वर्ल्ड वॉर वन के समय में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन तो 1918 के समय ही एंड हो गया था स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वॉर वन के समय में इंडियन फोर्सेज के द्वारा इस जो सिटी है पोर्ट सिटी ऑफ हाइपा इसको प्रोटेक्ट किया गया था इंडियंस के द्वारा वहाँ पे। तो एक त्रिमूर्ति सर्किल दिल्ली के अंदर भी बना है इस सिटी के रिगार्डिंग में। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ये जो पोर्ट है ये पार्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। उसके बाद में इजराइल के इस एरिया के अंदर पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। और आप देखिए कि उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए चलाया गया है। और इसके अंडर में आप देखना कि जैसे ही इसको इनिशिएट किया गया इटली के द्वारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे अपना एग्जिट है वो कर लिया गया। तो काफ़ी सारे ऐसे जो फॉरेन पावर्स है उनका भी रोल हो सकता है इस कंप्लीटली इवेंट के अंदर जो हमास के द्वारा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को क्रिएट किया गया है इजराइल के अंदर में। तो काफ़ी सारी ऐसी फॉरेन पावर्स है जिनका भी एक जो रोल है वो हो सकता है। इजिप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है जिसके अंदर हो सकता है सेंड किया जाए ऐसे जो कंसर्न्स हैं यहाँ पे पैलेस्टीनियन पर्सन्स के द्वारा जो सिविलियन कम्युनिटी है उनके द्वारा भी रेज किए गए थे। अगर हम बात करें स्टूडेंट जब भी यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है पैलेस्टीनियन पर्सन्स का तो एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड का नाम है नकबा। नकबा जो बेसिकली
एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट के रूप से उसको देखा जाता है जब माइग्रेशन होता है यहाँ पे पैलेस्टीनियन पर्सन्स का। 1948 के समय जब इजराइल को क्रिएट किया गया था उस समय में फर्स्ट टाइम मास लेवल के ऊपर यहाँ पे जो माइग्रेशन है पैलेस्टीनियन पर्सन्स का देखने के लिए मिला था, चाहे वो इजिप्ट का पार्ट हो चाहे वो जॉर्डन का पार्ट हो, यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो हुआ था। उसके बाद में 1967 के समय जब यहाँ पे 6 डे वॉर का सिचुएशन हुआ तो उस समय भी पैलेस्टीनियन पर्सन्स के द्वारा जो माइग्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे सेकेंड नकबा के रूप में इसको बताया गया है कि हो सकता है कि मास लेवल के ऊपर जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर में यहाँ पे माइग्रेट करें। और आप देखिए कि इजिप्ट एंड जॉर्डन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा माइग्रेशन के अगेंस्ट में कहा गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों कंट्रीज हैं उनका जो इकोनॉमी है वो डिस्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर है। और आप देखिए कि अगर यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो इंक्रीज होता है तो उनकी इकोनॉमी, उनके कंट्री के जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट इजराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। आपको इजराइल के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में ज़रूर से रीड कीजिए। आप मेडिटेरियन सी है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर सिचुएटेड है, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में रीड कीजिए। हमने कंटिन्यूस इसको डिस्कस किया है लास्ट 10 to 12 डेज के अंदर में, तो आप इसको अच्छे से रीड करना सभी पॉइंट्स को। यूपीएससी के द्वारा ऐसे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई टॉपिक अगर न्यूज़ के अंदर है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जेरूसलेम के बारे में पता होना चाहिए, जो जीसस का जो बर्थ प्लेस है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के काफ़ी सारे लोग हैं वो वहाँ पे उनको जो सिटीजनशिप है वो दी जाती है इजराइल के अंदर में। उसको हमने इनिशियल समय में ही जो 7 अक्टूबर का जो दिन है उसी दिन उसको डिस्कस किया था, तो उसके बारे में भी आप रीड करना। जीसस का बर्थ प्लेस जो जेरूसलेम के पास में एक जगह है वो कौन सी जगह है। ऐसे जो प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर है। हो सकता है कि इस साल ना पूछे जाएं, अगले साल आपसे पूछ लिए जाएं। 2025 का जब पेपर हो जब आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। सिटी ऑफ हाइफा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अडानी ग्रुप के द्वारा इस पोर्ट को होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन का एक ह्यूमन राइट प्राइज़ है, एक ह्यूमन राइट अवार्ड है, वो दिया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। उसके अंदर ईरान की जो एक्टिविस्ट हैं जिनके द्वारा वुमेन्स की जो राइट्स के रिगार्डिंग में जो एक एक्टिविज्म का मूवमेंट चला है ईरान के अंदर में, तो आप देखिए कि महसा अमीनी है, उनको ये अवार्ड है वो दिया गया है, जिनका पुलिस का जो कस्टडी है उसके अंदर उनका डेथ हुआ था। तो स्टूडेंट्स महसा अमीनी के बारे में अगर हम बात करें तो महसा अमीनी बेसिकली एक कुर्दिस्त पर्सन है, कुर्दिश जो एथेनिक ग्रुप है उससे बिलोंग करती हैं। कुर्दिस्त के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उनकी एक डिमांड है कि उनका कुर्दिस्तान बनना चाहिए। और कुर्दिश जो पर्सन्स है वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट स्टेटलेस एथेनिक ग्रुप है। ऐसा लार्जेस्ट एक एथेनिक ग्रुप है जिनका कोई भी कंट्री नहीं है, काफ़ी सारे कंट्रीज के अंदर इनका जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो महसा अमीनी को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है स्टूडेंट? यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट प्राइज, यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट प्राइज। अभी हम देखें कि हमने जो नोबल प्राइज है उनके बारे में भी डिस्कस किया था पिछले वीक में ही। तो नोबल जो पीस प्राइज है वो भी ईरान से ही दिया गया है। उनका नाम क्या है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और हमने जब उनके बारे में संडे का जो न्यूज़पेपर है, लास्ट संडे का जो न्यूज़पेपर है, जब उसमें डिस्कस किया था तो हमने जो एल्ब्रोज माउंटेन है उनके बारे में भी डिस्कस किया कि एल्ब्रोज माउंटेन के अंदर जो प्रिजन जो बनाया गया है उसके पास में वहाँ पे वो सिचुएटेड है। उनका जो प्रिजन सेल से एल्ब्रोज माउंटेन है वो दिखती हैं, जो ईरान को बेसिकली एंशियंट समय से प्रोटेक्ट करती हैं एल्ब्रोज माउंटेन। तो ऐसे ही जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर जो रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली या स्मॉल कहीं ना कहीं मेंशन है उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द महसा अमीनी यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट प्राइज। अगर हम इस अवार्ड के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन के द्वारा सोवियत यूनियन जो है रसिया के जो एक पर्सन हुआ करते थे जिनको भी बेसिकली नोबल पीस प्राइज भी जिनको दिया गया था 1987 के समय या 89 के समय इनको 89 के समय इनको नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया था स्टूडेंट। उन्हीं की याद के अंदर में बेसिकली ये जो अवार्ड है जिसको स्टार्ट किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा ह्यूमन राइट ये प्राइज है जिसके अंदर में ये महसा अमीनी को दिया गया है। अब ये सोवियत यूनियन के जो पर्सन है वो कौन है, उनके अगर हम नाम के बारे में बात करें तो एंड्री सुकारोव हैं, एंड्री सुकारोव हैं जिनको बेसिकली जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, फंडामेंटल फ्रीडम के वो प्रोपोगेटर थे, फंडामेंटल फ्रीडम की वो बात किया करते थे। अगर हम फाइनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे 2 पर्सन्स और हैं जिनको यहाँ पे फाइनलिस्ट रखा गया था इस अवार्ड के पर्सपेक्टिव में। एक पर्सन तो यहाँ पे जो सेंट्रल अमेरिका है
आप देखिए कि सपोज कीजिए नॉर्दर्न अमेरिका है, मैक्सिको है, एंड इसके अंदर आपको जो अमेरिका एंड कनाडा आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो कनेक्टेड है, ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका है जो कि लैटिन अमेरिका से कनेक्टेड है, यहाँ पे कौन सा स्टेट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पनामा स्टेट यहीं पे सिचुएटेड है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, जो बेसिकली दो कंप्लीट जो लैंड है उसको कनेक्ट करता है। वाटर के बारे में तो हमने रीड किया है कि जो दो बड़ी जो वाटर की जो बॉडीज हैं जिसको जो कनेक्ट करता है उसको हम स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, स्ट्रेट के नाम से हम जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़मीन के दो बड़े पार्ट हैं, जो लैंड के जो दो बड़े पार्ट हैं उनको जो कनेक्ट करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या है जो बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका एंड सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका को कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंट्री जो सिचुएटेड है निकारागुआ, निकारागुआ नाम का एक कंट्री है। तो उस कंट्री को बेसिकली वहाँ के एक पर्सन है जो कि एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से, उनको भी यहाँ पे फाइनलिस्ट के अंदर रखा गया था। एक पर्सन जो बेसिकली यहाँ पे पोलैंड से बिलोंग करते हैं, वहाँ के अबॉर्शन राइट्स के रिगार्डिंग में उनको भी रखा गया है इस अवार्ड के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट द महसा अमीनी यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट प्राइज है। स्टार्ट किन के नाम के ऊपर किया गया, सेविथ यूनियन के जो पर्सन है जो कि इनका नाम है एंड्री सुकाराउ नाम है उनका, जिनके बेसिस पे इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। अब हम यहाँ पे बेसिकली कुर्दिश पर्सन्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको बेसिकली कुर्दिश पर्सन्स के बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए कि ये टर्की का एरिया है, सपोज कीजिए टर्की का एरिया है। टर्की के आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आपको अर्मेनिया देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि सीरिया सिचुएटेड है, यहाँ पे सपोज कीजिए सीरिया है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपको इराक है, सॉरी यहाँ पे सपोज कीजिए इराक है, यहाँ पे ईरान है। तो ये जो कम्प्लीटली जो एरिया है ना, ये जो कम्प्लीटली एरिया है इसके अंदर आपको जो कुर्दिश पर्सन्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी डिमांड है कि हमारा एक अलग से जो कंट्री है वो बना दिया जाए जिसका नाम हो कुर्दिस्तान। तो कुर्द पर्सन्स का ये डोमिनेटेड एरिया है, इनके ऊपर हर एक स्टेट के द्वारा, हर एक कंट्री के द्वारा एट्रोसिटीज़ हैं वो की जाती हैं, चाहे वो टर्की का एरिया हो चाहे अर्मेनिया हो, सभी के द्वारा इनको परेशान किया जाता है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं सभी कंट्रीज़ के अंदर में। जब वर्ल्ड वॉर वन का जो समय था, वर्ल्ड वॉर वन का जब समय था तो उस समय में इनकी जो डिमांड है उसको रखा गया था। एक ट्रीटी भी एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सिविरेस। ट्रीटी ऑफ सिवरेज से जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया कि कुर्दिश पर्सन्स को अलग से जो स्टेट है वो बनाया जाएगा, इसको कुर्दिस्तान का नाम दिया जाएगा। बट आप देखें कि 1919 के समय या 1920 के समय ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सिवरेज से एग्जिस्टेंस के अंदर में आती है। और 1923 के समय आपको ट्रीटी ऑफ लुसाने है वो देखने के लिए मिलती है। उस ट्रीटी के थ्रू इनका जो एग्जिस्टेंस है वो कम्प्लीटली, यहाँ पे जो सपना इनको दिखाया गया था वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो गया। इनका जो कुर्दिस्तान है वो नहीं बनाया गया। इनकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलती है। जब हम आईसिस के बारे में रीड किए थे तो उस समय भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था, कुर्दिश पर्सन्स न्यूज़ के अंदर थे। महसा अमीनी इसी से बिलोंग किया करते थे, ईरान से जो कुर्दिश पर्सन से। दिस इज ऑल अबाउट द कुर्दिस्तान। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साउथ वेस्ट मानसून के बारे में है। साउथ वेस्ट मानसून कम्प्लीटली विड्रॉ हो चुका है इंडिया से। आप देखें कि साउथ वेस्ट मानसून का जो ऑन सेट का जो समय है उसके बिहाइंड में कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया मेजरली जो इंडिया का लैंड है वो रिसीव करता है। आप देखें कि इंडिया एक और मानसून रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये बेसिकली रिट्रेटिंग मानसून है। जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून जब विड्रॉ हो जाएगा, जब विड्रॉ हो चुका है तो उस समय इस मानसून का अराइवल होता है 15 अक्टूबर के आसपास। आप देखें कि साउथ वेस्ट मानसून के ऑन सेट के बारे में अगर हम बात करें, इनिशियल पार्ट के बारे में हम बात करें तो एक हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तिबेतियन प्लेट्यू, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ पे जो ITCZ है, जो ITCZ है वो उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से मानसून टर्फ है वो इंक्रीज होगा, टर्फ है वो क्रिएट होगा। और जो ये विंड्स हैं वो बेसिकली एयर मासेज हैं वो इंडिया का जो लैंड है उसके थ्रू यहाँ पे फ्लो करेंगी, क्योंकि यहाँ पे तिबेतियन प्लेटू का हीट होने की वजह से लो प्रेशर है वो क्रिएट होगा। और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे आपको ये जो एयर मासेज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एयर हायर प्रेशर से लो प्रेशर के लिए मूव करती है।
यहाँ का जो साउथ वेस्ट मानसून है, हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो मैक्सिमम रेन यहाँ पे रिसीव करता है। उसके बाद में देखिए कुछ इंटीरियर पार्ट्स के अंदर जो रेन है वो नहीं पहुँचती है, जिसमें बुंदेलखंड का एक एरिया है, एक मराठवाड़ा का एरिया है जिसके अंदर जो बारिश है वो नहीं पहुँचती है। इस साल के अगर हम मानसून के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, अगस्त हमारा कंप्लीटली ड्राई रहा। उसके बाद में सितंबर में लिटिल बिट जो कंपनसेशन है वो हमको देखने के लिए मिला। और अगर हम बात करें जब ये मानसून हमारा विड्रॉ हो जाता है, जब चला जाता है राजस्थान के थ्रू यहाँ से, जब विंड्स यहाँ पे विड्रॉ होती हैं, तो उस समय में जो मानसून की विंड्स वापस लौटते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर में, जो बंगाल की जो खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल, वहाँ से मॉइस्चर गेन करती हैं, यहाँ से मॉइस्चर गेन करेंगी। और हमारा जो है कोरामंडल कोस्ट है जिसके अंदर कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट है, तमिलनाडु का पार्ट है। हाँ, आप यहाँ पे जो आपको रिवर का जो कोर्स है वो कौन सी रिवर है, कावेरी रिवर। जो हमारी जो कावेरी रिवर है ना, कावेरी रिवर का जो जो कोर्स है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू जो बारिश है वो रिसीव करता है। और आप देखिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट के अंदर भी ये टॉपिक है, कंटिन्यूस रखा जाता है कर्नाटका के द्वारा। इस साल जो वाटर के रिलीज के रिगार्डिंग में उनका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप देखिए कर्नाटका के द्वारा कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा जो तमिलनाडु है वो बारिश रिसीव करेगा, हमारा जो पानी है वो जा चुका है साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू में, तो हमको जो पानी रिलीज करने का जो ऑर्डर है वो नहीं देना चाहिए। कल या परसों भी जो न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ में था कावेरी वाटर रिलीज के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून, राजस्थान के थ्रू ये विड्रॉ करता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून का वहाँ पे ऑन सेट होता है, जो मॉइस्चर कहाँ से गेन करेंगे, बे ऑफ बंगाल से, और कोरामंडल कोस्ट को यहाँ पे जो पानी है वो रिसीव होगा। एक बार आप कोरामंडल कोस्ट के बारे में, जो कोरामंडल कोस्ट की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मालाबार कोस्ट है, ये कोरामंडल कोस्ट है। केरल का जो पार्ट है वो मालाबार कोस्ट है, जिसमें 1 जून के समय हमारा जो मानसून है वो ऑन सेट होता है। तो आप देखिए कि कोरामंडल कोस्ट के बारे में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, हमारा जो MIH है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके बारे में भी आप रीड करते हो। आप देखिए गांधी जी के द्वारा 1930 में कौन सी मार्च निकाली गई सोल्ट के रिगार्डिंग में, डांडी मार्च। और गांधी जी के इस मार्च के बाद में कंप्लीट इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके से जो मार्च हैं, जो रैलियां हैं वो निकाली गई, छोटी छोटी यात्राएं की गई वहां पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। आप देखिए गांधी जी का जो संदेश है, डांडी मार्च जो गांधी जी ने 12 मार्च को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को वहां पे डांडी में पहुंच के जो नमक है वो बनाते हैं। तो गांधी जी का जो संदेश है कोरामंडल कोस्ट के अंदर में कौन पर्सन है वो लेके गया था, क्या वो सी राजगोपालाचारी हैं, क्या वो केलापम है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि आप देखिए गांधी जी की डांडी मार्च के बाद में एक दर्शना रिवोल्ट होती है जिसके अंदर सरोजनी नायडू हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। गांधी जी के एक बेटे भी हैं जो उस दर्शना सोल्ट रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे होमवर्क ये है कि जो हमारा कोरामंडल कोस्ट है उसके अंदर गांधी जी का जो संदेश है, गांधी जी का जो मैसेज है वो लेके कौन गया था, किसके द्वारा वहाँ पे जो मार्च है वो निकाला गया, किसके द्वारा वहाँ पे एक यात्रा की गई थी जस्ट आफ्टर द डांडी का जो मार्च है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ही एक टॉपिक है खेड़ा। खेड़ा के बारे में आपने सुना होगा स्टूडेंट, खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है खेड़ा। खेड़ा किस वजह से फेमस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको जो सरदार का जो टाइटल दिया गया था ना, जो सरदार का जो टाइटल दिया गया था वो बेसिकली आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल कहाँ पे दिया गया था, बारडोली के अंदर में। सरदार को बारडोली के अंदर में जो महिलाएं हैं, आप जब गुजरात अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो जो सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, सूरत जो है बेसिकली, आप देखिए कहाँ, आपको यहाँ पे बताते हैं थोड़ा। तो जो यहाँ पे जो सूरत सिचुएटेड है, सूरत का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट बारडोली, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का टाइटल है वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बट सबसे पहले जो सरदार पटेल का जो हमारे यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट में अपीयरेंस होता है वो कौन से मूवमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, खेड़ा के अंदर में। गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से इंडिया वापस लौटते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे होम रूल मूवमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और उनके द्वारा कंप्लीट इंडिया का जो ट्रिप है वो किया जाता है। क्या गांधी जी के द्वारा होम रूल मूवमेंट के जो पर्सन्स हैं उनको यूज किया गया था आने वाले मूवमेंट्स में? यस स्टूडेंट्स, यूज किया गया था। यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है एक बार में।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हुए तो अहमदाबाद के जो मील स्ट्राइक, मील जो वर्कर्स है उनके रिगार्डिंग में उन्होंने मूवमेंट किया। चंपारण के अंदर में गए, जो राजकुमार शुक्ला के द्वारा लेटर लिख के उनको बुलाया गया कि यहाँ का जो 3 कठिया सिस्टम है उसके अगेंस्ट में आप आवाज़ उठाइए। गांधी जी चंपारण भी गए थे। उसके बाद में गांधी जी के द्वारा एक खेड़ा का मूवमेंट है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे उनको 2 पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं। उनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक है, जो आपको यहाँ पे खेड़ा के मूवमेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो गांधी जी का एक बेसिक क्वालिटी है, आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर भी गांधी जी के बारे में लिख सकते हो, कभी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा हर एक मूवमेंट के अंदर में एक लीडर को क्रिएट किया गया, एक दूसरे लीडर को उनके द्वारा क्रिएट किया गया। आप देखिए कि जो इंफीरियर क्वालिटी का जो लीडरशिप होती है उसके अंडर में दूसरा जो लीडर है उसको क्रिएट नहीं करेंगे, बट आपको जो ग्रेट लीडर्स हैं प्रेजेंट समय में भी आप देखना पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो अच्छे जो लीडर्स हैं उनके द्वारा हर एक एरिया के अंदर, सपोज कीजिए इस स्टेट का कोई सीएम है तो उसके द्वारा हर एक एरिया से कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर्स है उनको यहाँ पे जो पावर है वो दे दी जाएगी, और वो पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पे इमर्ज करने में हेल्प करेंगे उनकी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वाइवल के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द खेड़ा मूवमेंट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूज़ ये है कि पुलिस पर्सन्स के द्वारा 2-3 पर्सन्स को यहाँ पे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद में पब्लिक प्लेस के अंदर ही उनको यहाँ पे जो कोड़े हैं वो लगाए गए। तो देखिए कि कंप्लीटली ये जो वो कोर्ट का जो यहाँ पे गाइडलाइंस है उनके अगेंस्ट में है, तो पुलिस के पर्सन्स के ऊपर में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो लगा दिया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, और उनको 14 डेज की जो जेल है उसके अंदर में सेंड कर दिया गया। आर्टिकल 21 के अंदर आप रीड करना, आप देखिए कि वहाँ पे राइट टू लाइफ ही नहीं है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ हमको दिया गया है आर्टिकल 21 के अंडर में। चाहे कैसा भी क्रिमिनल हो उसको भी डिग्निटी के साथ में ट्रीट करना है। हैंडकप आप ओनली सीरियस क्रिमिनल्स के साथ ही कर सकते हो। यहाँ तो पोल के साथ में इन लोगों को बाइंड करते हुए बांधने के बाद में उनको जो कोड़े हैं वो लगाए गए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। ये गुजरात से रिलेटेड है जहाँ पे ऐसा इंसिडेंट है वो सामने आया था खेड़ा के अंदर में। वहाँ के जो पुलिस पर्सन है जिनके द्वारा इस तरीके की एक्टिविटी की गई उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में सेंड कर दिया गया है। स्टूडेंट, सिक्किम का जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। सिक्किम के अंदर हमारा एक डैम है चांगथुंग डैम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ जब सदर्न लहोनक लेक के अंदर में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो हमारा बेसिकली मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेटमेंट ये है कि आने वाले समय में ये नहीं है कि इस तरीके से जो डैम है उसका यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी वजह से हम हमारा जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको हम रिड्यूस करेंगे या हम उसको कम्प्लीटली स्टॉप करेंगे। आप देखें कि हाइड्रो पावर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी। जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, उनका जो जोग्राफी या उनका जो टोपोग्राफी है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखें कि जोशीमठ के अंदर भी ऐसा इंसिडेंट देखने के लिए मिला था कि एनटीपीसी का प्लांट्स के अगेंस्ट में जो लोग हैं वो वहाँ पे आवाज़ उठा रहे थे कि उसके अंदर ब्लास्टिंग होने की वजह से यहाँ पे जो लैंड सब्सिडेंस है उसका इश्यू आया है सामने जनवरी के मंथ के अंदर 2023 में। वो टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रो पावर के पर्सपेक्टिव में जो मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर हमारा सक्सेसफुल रहा तो उसके बिहाइंड में जो भाखड़ा नांगल जो हमारा डैम था उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। भाखड़ा नांगल डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाखड़ा नांगल जो डैम है बेसिकली सिचुएटेड है पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, और इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके सक्सेस के अंदर में, क्योंकि पंजाब के अंदर आपको जो कैनाल इरिगेशन है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल देखने के लिए मिलता है। मेडिवल हिस्ट्री का यहाँ से कनेक्शन है। हरियाणा के अंदर भी कैनाल इरिगेशन जो नहर का जो पानी है उसके थ्रू यहाँ पे इरिगेशन है वो किया जाता है, स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है उसके अंदर में। तो आप देखिए कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपने रीड किया होगा। तुगलक डायनेस्टी जो पावर के अंदर में आती है आफ्टर द खिलजी डायनेस्टी 1320 से लेकर ये पावर के अंदर होते हैं, और आपको ये स्टूडेंट्स लंबे समय तक पावर के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर भी गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है। लाइटर फेज में आपको जो फिरोज शाह तुगलक हैं वो पावर के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट जो फिरोज शाह तुगलक हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे जो कैनाल इरिगेशन है उसको डेवलप किया गया था। काफ़ी सारे ऐसे सिटीज़ हैं उनको भी डेवलप किया गया था। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आप रीड करोगे फिरोज शाह जो तुगलक डायनेस्टी है उसके 3 इंपॉर्टेंट किंग हैं। गयासुद्दीन तुगलक जिनको भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था निजामुद्दीन औलिया के पर्सपेक्टिव में, जो बावड़ी का जो
बावड़ीज का जो वाटर जो कंजर्वेशन का एक टेक्निक है एंशिएंट समय से। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको कि मैड सुल्तान के नाम से, पगला राजा के नाम से जाना जाता है। और फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कैनाल इरिगेशन किया गया, बट इनके द्वारा देखिए कि काफ़ी सारी एट्रोसिटीज़ के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हमने रीड किया है। तो इस वजह से जो कैनाल इरिगेशन है, कैनाल इरिगेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेस के अंदर में, जो कि पंजाब और हरियाणा के अंदर आपको देखने के लिए मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आपको इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो 12% जो इसका जो पोटेंशियल है एनर्जी का जो प्रोड्यूस है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, उसके अंदर हाइड्रो पावर्स का देखने के लिए मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, उनके द्वारा काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे ऐसे जो डैम्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डेवलप किया गया है। और जब ये सिक्किम का जो ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर था, उस समय में हमारे जो प्रोजेक्ट्स भूटान के अंदर हैं, क्योंकि इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी के रिगार्डिंग में भूटान में है, क्योंकि भूटान का जो ज्योग्राफी है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। भूटान के अंदर जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक बार रीड जरूर से करना, क्योंकि सपोज कर सकते हो कि मेंस के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप 3-4 अगर तीन चार या दो तीन जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अगर लिखोगे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। आपका जो मार्क्स है हाफ मार्क्स आपको मोर मिलेगा नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। भाखड़ा नांगल के बारे में एक और डिस्कस करेंगे। भाखड़ा नांगल का जो हाइट है वो सेकंड हाईएस्ट ये डैम है, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट आपको जो टिहरी डैम है वो देखने के लिए मिलता है। टिहरी डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? टिहरी स्टूडेंट सिचुएटेड है उत्तराखंड के अंदर में। टिहरी सिचुएटेड है उत्तराखंड के अंदर में। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द गिग वर्कर्स के बारे में है, जो दिल्ली के जो सीएम है उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिसमें गिग वर्कर्स को सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में जो सोशल सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। इस टॉपिक को हमने पहले भी डिस्कस किया है। राजस्थान हमारे कंट्री का फर्स्ट स्टेट बना है जिसके द्वारा गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रिगार्डिंग में जो फंड है वो क्रिएट किया गया, उनको यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की गई है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान के अंदर अब इलेक्शन होने वाले हैं, बट जो गिग वर्कर्स ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म वर्कर्स को जो बेनिफिट दिया गया है, तो वहाँ के जो बेसिकली जो वर्कर्स है वो अवेयर ना होने की वजह से काफ़ी कम एनरोलमेंट है वो देखने के लिए मिला है। वर्कर्स का इतना ज़्यादा यहाँ पे अवेयरनेस ना होने की वजह से कि गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके के जो कानून है वो उनके द्वारा लाए गए थे। स्टूडेंट्स एक और न्यूज़ मेंशन थी, वो बेसिकली यहाँ पे राजस्थान इलेक्शन के रिगार्डिंग में ही मेंशन थी आज के ही न्यूज़पेपर में, कि राजस्थान के सीएम के द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली के अंदर में, जिसके अंदर उन्होंने सोशल सिक्योरिटी लॉज के बारे में बात की कि राजस्थान में जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी दी गई है वो कंप्लीटली कंट्री के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कि आप देखिए, जैसे हमारे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी आपको राजस्थान के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, जो MKSS मूवमेंट है। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, MG नरेगा है। उसी तरीके से जो सोशल सिक्योरिटी के जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिग वर्कर्स को क्यों ऐड करने की बात की गई है? स्टूडेंट्स, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का जो एक रिलेशन होता है उससे कम्प्लीटली आउटसाइड है गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये कम्प्लीटली इनके ऊपर जो मोनोपोली है कंपनी का देखने के लिए मिलता है। इनको जो सोशल सिक्योरिटी है वो नहीं प्रोवाइड की जा सकती। इनको बेसिकली आप देखिए कि गिग वर्कर्स को कोई भी यहाँ पे हेल्थ का कोई इश्यू है तो उसको भी कवर नहीं किया जाता है कंपनी के द्वारा। ये यहाँ पे कंपनी का जो मोनोपोली है, जितना इनको प्राइस दिया जाएगा उसके ऊपर ही ये डिपेंड करते हैं। इनका जो पेमेंट है वो भी काफ़ी डिले के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गिग वर्कर्स, जो इनके इश्यूज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी के रिगार्डिंग में राजस्थान में ये स्टार्ट किया गया था। अब दिल्ली के जो सीएम है उनका स्टेटमेंट है कि सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे हमने हाइड्रो पावर के बारे में जब डिस्कस किया था स्टूडेंट, तो आपको हाइड्रो पावर के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाइड्रो पावर बेसिकली यहाँ पे वन ऑफ द क्लीन सोर्स है। बट अगर हम बात करें एमिशन का, तो एमिशन आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। हाइड्रो पावर के जो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जो डैम्स है उसके अंदर भी एमिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एमिशन का लेवल कम हो सकता है, दूसरी अलग गैसेज हैं जिनका एमिशन यहाँ पे होता है, बट वो भी आपको देखने के लिए मिलता है।
नेक्स्ट केरल के बारे में है, 2 न्यूज़ हैं केरल के बारे में यहाँ पे कवर किया गया है, 2 न्यूज़ है। फर्स्ट इज अबाउट द माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में है स्टूडेंट्स। माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में न्यूज़ ये है कि कुछ दिन पहले वहाँ पे एक क्राइम हुआ था, क्राइम की वजह से कुछ माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा ही वहाँ पे एक चिल्ड्रन है उसका डेथ हुआ था। तो इसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ पे रजिस्टर करने की बात की गई थी कि इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से ये स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट के अंदर कौन सा जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका एक रजिस्ट्री तैयार करने की बात की गई थी वहाँ पे केरल के अंदर में। क्योंकि केरल के अंदर जो पैडी का जो कल्टीवेशन है वो इस समय में चल रहा है और काफ़ी सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो वहाँ पे मूव करते हैं कुछ स्टेट्स की वजह से। आपको ये पता होना चाहिए स्टेट्स हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तो बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है, झारखंड है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द पैडी के बारे में ही यहाँ पे था कि आप देखिए कि पैडी के अंदर जो यहाँ पे इस तरीके से जो लोकल डीटीज हैं उनको यहाँ पे बेसिकली प्रे किया जाता है पैडी का इस सीजन के अंदर, कल्टीवेशन के अंदर में। यहाँ पे जिस कम्युनिटी के द्वारा किया गया है उनको पुलियाज के नाम से जानते हैं। ये पुलियाज कम्युनिटी के पर्सन्स हैं जिनके द्वारा इस तरीके से जो थेयम है उसको बनाया गया, जिसमें गोडेस चामुंडी है उनको यहाँ पे प्रेज किया जाता है। पैडी का जो खेत है उसके अंदर उनको लेके जाया जाता है इस तरीके से बना के। और आप देखिए ये इनका बेसिकली वर्शिप का एक पार्ट है, जो भगवान को वहाँ पे वर्शिप करना, जो भी गॉड है, लोकल डिटी है इनका, जो भी इनका रिलीजियस बिलीफ्स है उसके पर्सपेक्टिव में। और जो यहाँ पे खेत है उसके अंदर ये लेके जाते हैं पैडी का सीजन से स्टार्ट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैडी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स है जो पैडी के कल्टीवेशन है उनके रिगार्डिंग में उनका एक रजिस्ट्री है उसके बनाने की बात की गई। माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए 37% जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स, इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इवन इंट्रा स्टेट माइग्रेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इनको जो पीडीएस का जो बेनिफिट है, जो कुछ बेनिफिट्स इनको यहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर दिए जाएं। सपोज कीजिए कोई बिहार से पर्सन है, वो माइग्रेट किया है केरल के अंदर में, तो उसको जो पीडीएस का जो बेनिफिट है ना, पीडीएस का जो बेनिफिट है यहाँ पे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो बेनिफिट दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके रिगार्डिंग में एक पोर्टल है उसको भी डेवलप किया गया था, जिसके अंदर अन्नपूर्णा पोर्टल है और अलग अलग तरीके के जो पोर्टल्स हैं वो वहाँ पे बनाए गए थे। इंटीग्रेटेड जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो पीडीएस पोर्टल है वो भी वहाँ पे बनाया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उसके अंदर एक पैनल का नाम था प्रथा मुखोपाध्याय। प्रथा मुखोपाध्याय पैनल की रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से किया गया था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जहाँ पे वो माइग्रेट किए हैं वहीं उसी के अंदर में उनको यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट के इनको मिल सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैडी के बारे में, आपको पता होगा गवर्नमेंट के द्वारा उसका एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन है वो लगाया गया था, तो उसके बारे में भी आप रीड करना। यहाँ पे कन्नौज के बारे में है स्टूडेंट, कन्नौज के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। एक तो यहाँ पे ये जो बोटल्स हैं बेसिकली वहाँ पे परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में है। कन्नौज का जो परफ्यूम इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कन्नौज कहाँ पे है? कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर में है, काफ़ी एक फेमस सिटी है परफ्यूम इंडस्ट्री की वजह से, वहाँ का जो परफ्यूम इंडस्ट्री है उसकी वजह से। और आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री के अंदर में और जो मुगल्स का एरा है उस समय भी ये प्लेस है वो काफ़ी फेमस हुआ करता था अपना परफ्यूम इंडस्ट्री की वजह से। इनको जो जीआई टैग है वो भी दिया गया है परफ्यूम इंडस्ट्री की वजह से। जोग्राफिकल इंडिकेशन जो 1999 के समय का हमारा कानून है जोग्राफिकल इंडिकेशन के रिगार्डिंग में, ट्रिप्स का जो पर्सपेक्टिव है उसके लिए, तो जो जोग्राफिकल इंडिकेशन वो दिया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जोग्राफिकल इंडिकेशन 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, उसके बाद में उसको रिन्यू करवा सकते हो। हमारा जो फर्स्ट टाइम जो जीआई टैग है वो किसको दिया गया था? क्या वो बेसिकली दार्जिलिंग का जो टी है उसको दिया गया था? तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्या दार्जिलिंग टी को हमारा फर्स्ट यहाँ पे जीआई टैग था? तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कन्नौज के बारे में, तो कन्नौज देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। हर्षवर्धन से पहले यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज का रूल हुआ करता था। फिर यहाँ पे आपको किसका रूल देखने के लिए मिलेगा? हर्षा का। हर्षा के समय ही आप देखिए कि चाइना से एक वर्कर नहीं, एक ट्रैवलर है, माइग्रेंट ट्रैवलर हैं, वो वहाँ पे विजिट करते हैं, उनका नाम है हीन सियांग। उनके द्वारा इंडिया के बारे में बताया गया है। क्या हीन सियांग फर्स्ट चाइनीज थे इंडिया में विजिट करने वाले? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हीन सियांग से पहले भी काफ़ी सारे जो चाइनीज ट्रेवलर है इंडिया के अंदर आए थे। हीन सियांग से पहले तो आपको फायान है वो देखने के लिए मिलेंगे। सुयू की नाम की इनकी किताब हुआ करती थी हीन सियांग की, हर्षवर्धन के समय आए थे। आप एच से एच याद कर सकते हो
हीन स्यांग और एच से एच हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के एरा के समय आए थे हीन स्यांग। हर्षवर्धन का एक टारगेट था कि उनको सदर्न इंडिया के लिए जाना है, सदर्न पार्ट के लिए उनको विजिट करना है। पर सदर्न पार्ट के लिए जब वो जाएंगे तो उनका डिफीट होता है। हर्षवर्धन जब हर्षवर्धन इतने हैप्पी नहीं होते हैं जब साउथ के लिए जाएंगे, और उनका यहाँ पे डिफीट होता है। बेसिकली नर्मदा को जब ये क्रॉस करते हैं उस समय में ही चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा इनको डिफीट किया जाता है। तो आप देखिए कि अब कन्नौज का जो पावर है वो खाली हुआ है, कन्नौज का जो एरिया है वो खाली हुआ है। तीन नई नई जो डायनेस्टीज हैं वो इमर्ज होती हैं। वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टी हैं? वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी गुर्जर जो एरिया है, गुर्जर प्रदेश है, उसका जो गुर्जर प्रतिहार है, प्रतिहार डायनेस्टी यहाँ पे इमर्ज होती है। सदर्न पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट है, यहाँ पे प्रतिहारा है, प्रतिहारा है, राष्ट्रकूट है। और ईस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सी डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी पाल डायनेस्टी। तो ये तीन डायनेस्टी पावर के अंदर इमर्ज होंगी और इसी कन्नौज के लिए अलग अलग तरीके से जो लड़ाई है वो लड़ेंगी। राष्ट्रकूट है वो सदर्न पार्ट से आएंगे और इन दोनों को डिफीट करेंगे बट वापस चले जाएंगे। उनका कोई भी मकसद नहीं था नॉर्दर्न पार्ट के अंदर रूल करने का। अगर हम गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिहिर नाम के जो राजा हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुलशेखरा इनके एक पोइट हुआ करते थे, उनकी काफ़ी फेमस किताबें हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार कि उनके पोइट से रिलेटेड कौन कौन सी किताबें हैं। इनका जो फाउंडर है उनको हम बेसिकली वराह के नाम से उनको जाना करते थे। भगवान विष्णु का एक रूप है वराह, तो वराह भोज के नाम से भी उनको जाना करते थे। पाल डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें, गोपाल के द्वारा स्टार्ट की गई थी। धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, ऐसे काफ़ी सारे रूलर्स आएंगे। नालंदा का जो डायनेस्टी, नालंदा का जो यूनिवर्सिटी है वो इनके द्वारा रिन्यू करवाया गया था। इसके अलावा विक्रमशिला नाम की जो यूनिवर्सिटी है वो इनके द्वारा स्टार्ट की गई। तो ये वो कन्नौज का एरिया है जिसके लिए तीनों डायनेस्टीज हैं। इनिशियल पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री है जो हमारा 700 से लेकर जो 1000 या अगर हम बात करें 1192 है जो बैटल ऑफ तराइन से पहले का जो पार्ट है, जो इनिशियल पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री है। क्योंकि 1192 के अंदर तो इंडिया के अंदर मोहम्मद गोरी का रूल होता है बैटल ऑफ तराइन के अंदर में। और ये आपको मुगल्स के एरा तक देखने के लिए मिलेगा। 1526 तक 5 डायनेस्टी आएंगी दिल्ली सल्तनत के अंदर में। और 1526 से लेकर 1707 तक 1707 तक यहाँ पे मुगल्स का रूल रहेगा। तो ये 2 फेज है मेडिवल हिस्ट्री का, जो मिडिल पार्ट है उसके। और ये देखिए कि 1707 के बाद में यहाँ पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका आपको धीरे धीरे जो डोमिनेशन है वो स्टार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो 1773 के समय बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, जिसके बारे में रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब आप पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री इन सब में रीड करोगे, तो वो अर्ली फेज है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स ये अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका इनिशियल फेज के अंदर कन्नौज एक इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करता था, जो अब प्रेजेंट समय में उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी फ्रेगनेंस इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। कन्नौज के बारे में और भी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेड रूट है, जो सिल्क रूट है, उसका ये पार्ट हुआ करता था कन्नौज। तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्नौज। इसी वजह से प्रोस्परस था, इसी वजह से इसको गेन किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज को क्यों गेन किया गया? क्योंकि हर्षवर्धन तो आप देखिए कि कहाँ से रूल किया करते थे। हरियाणा के अंदर एक थानेसर नाम की जगह है, हरियाणा के अंदर एक थानेसर नाम की एक जगह है, वहां से रूल किया करते थे। हर्षवर्धन के भाई हुआ करते थे, भाई का नाम है राज्यवर्धन। इनके जो बहनोई है उनका मर्डर कर दिया जाता है, शशांक नाम के एक रूलर होते हैं बंगाल से, उनके द्वारा। तो उसके बाद में जब हर्षवर्धन पावर के अंदर आएंगे तो इनके द्वारा अपना जो रूल, अपना जो किंगडम है और इनकी बहन का जो किंगडम था, उन दोनों को मर्ज करते हुए इनके द्वारा अपना जो एक किंगडम है इस्टेब्लिश किया गया था, थानेसर। और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पर्सनस थे, ऐसा भी बताया जाता है, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि इनके द्वारा इतना डोनेट कर दिया गया था कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इलाहाबाद के अंदर इनके द्वारा एक यज्ञ है वो चलवाया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द हर्षवर्धन, कन्नौज, त्रिपार्टाइट जो लाइन्स है, त्रिकोणीय जो संघर्ष है, गुर्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली चालुक्याज के फ्यूडेटरी हुआ करते थे, बट आपको ये देखने के लिए मिलेगा मेडिवल हिस्ट्री में, जैसे ये कोई राजा है वो कमजोर होगा सेंट्रल पार्ट के अंदर, जो फ्यूडेटरीज हैं, जो यहाँ पे छत्रप हुआ करते थे राजा के, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। तो दंती दुर्ग के द्वारा इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है। कैपिटल इनकी कहाँ पे है?
मान्यखेट इनकी कैपिटल हुआ करती थी। दिस इज ऑल अबाउट द राष्ट्रीय कूट। और लेटर फेज में जो कन्नौज के ऊपर जो रूल किया गया ना, वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया था, क्योंकि राष्ट्रकूट के द्वारा लेटर फेज में यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के लिए वो विजिट नहीं करेंगे। आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर रिसेंटली अर्थक्वेक आया, उसके बिहाइंड के रीजन्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये अफगानिस्तान का सपोज कीजिए मैप है। यहाँ पे कौन सा शहर है? कांधार है। यहाँ पे कौन सा है? हेरात है। यहाँ पे कौन सा है? काबुल है। ये कैपिटल्स के बारे में, ये जो एरियाज है जो न्यूज़ के अंदर है उनके बारे में पता होना चाहिए। अफगानिस्तान के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अफगानिस्तान के जो नाइबर हैं उनके बारे में बताइए आप। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थक्वेक के बारे में, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जिसमें फोल्ट लाइन क्रिएट होती है। वो टेक्टोनिक प्लेट है वो कंटिन्यूअस एक दूसरे को पुश करती हैं, उसी की वजह से यहाँ पे जो अर्थक्वेक की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। अफगानिस्तान के अंदर जो अर्थक्वेक है पुराने समय से आए हैं। आप देखिए कि 2006 और उससे भी पहले आपको अर्थक्वेक है वो अफगानिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए अफगानिस्तान कौन सी प्लेट के ऊपर सिचुएटेड है? ये यूरेशियन प्लेट के ऊपर सिचुएटेड है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको कौन सी प्लेट पुश कर रही है? उसको पुश कर रही है स्टूडेंट्स इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट इट कंटिन्यूअस यूरेशियन प्लेट को यहाँ पे पुश कर रही है। और यहाँ पे जो प्लेट यहाँ पे इसको पुश करती है उसका नाम है अरेबियन प्लेट। तो ये कंटिन्यूअस पुश करने की वजह से, कंटिन्यूअस यहाँ पे इस तरीके का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होने की वजह से जो फोर्स है उनकी वजह से आप देखिए कि यहाँ पे फोल्ट लाइन क्रिएट हुई। इसी फोल्ट लाइन की वजह से अर्थक्वेक है वो आता है। हेरात का नाम की जगह है वहाँ पे आया है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। इंडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के द्वारा उसको टेक ओवर किया गया है। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की जो टीम है उसके द्वारा एक वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट एक गेम है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया के अंदर ही उसको होस्ट किया गया है। आप देखिए कि अफगानिस्तान की टीम के द्वारा ब्रिटिश को हराया गया मैच के अंदर में। और देखिए कितना टू मच ये मेडिवल हिस्ट्री का एक वर्ड है, टू मच एक मेडिवल हिस्ट्री का वर्ड है कि किसके द्वारा डिफीट किया गया है? अफगान के द्वारा डिफीट किया गया। किसको डिफीट किया गया? ब्रिटिश को डिफीट किया गया है। कहाँ पे? वर्ल्ड कप के अंदर में। अभी मेडिवल हिस्ट्री का क्यों पार्ट है? आप देखिए कि अफगानिस्तान का जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर है 1938 से लेकर 42, वो ही एक ऐसा एरा था जिसके अंदर में ब्रिटिश को यहाँ पे जो रिवर्स है वो फेस करना पड़ा था। एंग्लो अफगान वॉर के अंदर में काफ़ी सारा जो लॉस है वो ब्रिटिश का हुआ था। और ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, सॉरी ये हमने ईयर गलत लिख दिया, 1838 है जी स्टूडेंट्स। और इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए बेसिकली ये क्या होगा? इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए बेसिकली एक मोरल बूस्टर का काम किया 1857 रिवोल्ट के अंदर में, जो फर्स्ट अफगान वॉर है। फिर बाद में आपको संताल वॉर, क्रीमिया वॉर, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि एक मोरल बूस्टर का काम किए थे कि ब्रिटिश जो पर्सन है, जो वाइट जो सुप्रीमेसी है, उसको हराया जा सकता है। और आप देखना कि एक चीज़ और आपको देखने के लिए मिला कि जो डच हैं, डच हैं उनके द्वारा किसको डिफीट किया गया? साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप के अंदर में। तो टू मच मेडिवल हिस्ट्री का जो रिपीट है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेंटर हुआ करता था साउथ अफ्रीका के अंदर, जो केप टाउन है वो एक जगह हुआ करती थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द जो मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट पंजाब के बारे में है। पंजाब के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा मनी बिल को विद होल्ड किया गया है। यहाँ पे उनका अप्रूवल के रिगार्डिंग में जो सेंड किया गया था, मनी बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नर की जो पावर्स है उनके आर्टिकल 200 एंड 201 है। 200 के द्वारा जो गवर्नर है उनके द्वारा सेंड दिया जाता है, 201 के अंदर प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाता है कोई भी कानून है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नर के बारे में है। पंजाब के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा बिल को अपहोल्ड किया गया है मनी बिल के रिगार्डिंग में। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट्स को कहा गया है कि आप ऑफिसर्स है वो अपॉइंट कीजिए इस एक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 1997 के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या यहाँ पे लॉन्च की गई? विसाका गाइडलाइन। विसाका गाइडलाइन है वो दी गई कि जो वर्क प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। 2013 में गवर्नमेंट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस रिगार्डिंग में जो कानून है वो लाया गया, जिसके अंदर बताया गया कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके अंदर में क्या बनेगा? इंटरनल कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। लेस देन 10 है तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके अकॉर्डिंग जो लोकल जो कमेटीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी। और जिसके अंदर सेक्सुअल हरेसमेंट के अगर एलिगेशंस लगे हैं तो इन कमेटीज़ के द्वारा उसको एग्जामिन किया जाएगा। तो ऑफिसर अपॉइंटमेंट करने की बात की गई है कि वर्क प्लेस सेफ होना चाहिए, कोई
कोई हरेसमेंट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। राजस्थान के अंदर से ही ये केस इमर्ज हुआ था, एक भंवरी देवी एक केस है। भंवरी देवी एक केस आपको लेटर फेज में देखने के लिए मिलेगा 2011-12 में, वो केस नहीं है। भंवरी देवी बेसिकली एक पर्सन हुआ करती थी और एक प्रिंट के अंदर एक जर्नलिस्ट है ज्योति यादव, उनके द्वारा एक यहाँ पे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है वो भी लिखी गई थी। इस विशाखा जो जजमेंट जो लेटर फेज में आया कि वो एमए जो हम लोकल लेवल पे एएनएम हुआ करती थी भंवरी देवी, उनके द्वारा किस तरीके से जो मैरिज है, चाइल्ड मैरिज, उसको रोकने के लिए एफर्ट्स लगाए गए थे। फिर इस तरीके का जो विशाखा गाइडलाइन है उसके उनके केस के रिगार्डिंग में आया और कैसे उन लोगों उनको परेशान किया गया, वो सब मेंशन किया था। उस न्यूज़ को मैंने आपको मेंशन भी किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर में, मैं आपको रीपोस्ट करूंगा उसी को आप ज़रूर से रीड करना, क्योंकि ऐसे ही आपका जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो राइस है, राइस को बेसिकली जो बैन है, जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों लगाए गए हैं रेस्ट्रिक्शंस? आप देखिए कि सभी जो कंट्रीज हैं जिनके अंदर राइस है वो जो उगाया जाता है, उनके द्वारा इस तरीके से जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं स्टूडेंट्स, बिहाइंड के रीजन ये हैं कि इस मार्केट के अंदर में फेस्टिवल सीजन आने वाला है। फेस्टिवल सीजन के अंदर में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इनका जो कमी है वो ना हो, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इनका जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज ना हो। 2024 तक हमने यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगा दिए गए हैं इनके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में। फार्मर्स का भी डिमांड था कि पैडी का जो कल्टीवेशन हो चुका है, मार्केट में आ चुका है, अब उसको रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगाने चाहिए। हमारा जो जो पैडी यहाँ पे मार्केट में आया है, स्टॉक आया है नया, उसको हम बेच सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, पैडी के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। आप देखिए कि इंडियन एक्सपोर्ट हमारा लोकल मार्केट के रिगार्डिंग में लगाया। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, मैक्सिमम जो कंट्रीज जिनके अंदर पैडी उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, उसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शंस है वो देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि केरल के एक एरिया के बारे में बताया गया है। एक आपको जो हेरिटेज फार्मिंग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे कंट्री में 3 ऐसे हेरिटेज फार्मिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, ग्लोबल हेरिटेज फार्मिंग। एक केरल के अंदर राइस उगाए जाते हैं, कौन सी जगह में? कुट्टानाड, केरल के अंदर है कुट्टानाड। कुट्टानाड के अंदर जैसे सपोज कीजिए सी का लेवल ये है, हमारे यहाँ पे जमीन ऐसे देखने के लिए मिलती है। कुट्टानाड यहाँ पे सिचुएटेड है, बेसिकली ऐसे नहीं है कि समुद्र के नीचे सिचुएटेड है, बट वो मीन सी लेवल का जो हाइट है उससे कम है। तो बिलो द सी लेवल जो कुट्टानाड है वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। तो राइस का जो कल्टीवेशन कुट्टानाड के अंदर में बिलो सी लेवल किया जाता है, उसको एक हमारे यहाँ पे ग्लोबल हेरिटेज का पार्ट रखा गया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। एक कश्मीर के अंदर पंपोर है जहाँ पे किसका खेती किया जाता है? केसर का, सैफरोन का, पंपोर के अंदर में। आपको कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्रेवाज का फॉर्मेशन होता है जमीन के अंदर, जो हाइट के अंदर में जो क्रेवाज बनते हैं वहाँ पे काफ़ी सारा जो सैफरोन है उगाया जाता है। और एक और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो उड़ीसा का है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। इंडिया का जो ग्रोथ शेयर है उसके बारे में आईएमएफ के द्वारा बताया गया है कि इंडिया का जो ग्रोथ शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। हमारे स्टेट्स के अंदर भी जो जीडीपी है, जो यहाँ पे स्टेट जो जीडीपी है उसके अंदर जो डेफिसिट हुआ करता था वो लेस देन 3% लाने की बात की गई। नॉर्मल स्टेट्स के अंदर 2.8% है। इसकी वजह से इंडिया का जो ग्लोबल जीडीपी है, ग्लोबल जो ग्रोथ है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन को एक ओनली हॉट एक वन ऑफ द हॉट स्पॉट के रूप में आईएमएफ के द्वारा देखा गया है कि कैसे उसके द्वारा यहाँ पे जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ। इसके अलावा आईएमएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए 1945 के समय एक यहाँ पे एक मीटिंग होता है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के 2 ट्विन्स हैं, एक आईएमएफ है और दूसरा कौन है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड बैंक। दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज ग्रोथ राइज, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गया। हमारा जो डेफिसिट है उसको कम करने की जरूरत है, फिजिकल डेफिसिट को हमको, जैसे कि हम और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके यहाँ पे हमारे ग्लोबल ग्रोथ के अंदर में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। स्टूडेंट जो होमवर्क दिया जाता है उसको जरूर से कंप्लीट कीजिए। आप होमवर्क को कंप्लीट करोगे जब भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, जब भी आपको यहाँ पे पढ़ाई है उसके अंदर में मदद हो पाएगी। और अगर आप इस तरीके से वीडियोस देख लोगे उसके बाद में भूल गए, 2 दिन बाद में भूल गए, तो कोई हेल्प नहीं होगी। एग्ज़ाम निकालना काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर 600 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनती जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि बिना विदाउट हार्डवर्क उसको मिल रहा है।
बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, जब भी जाके सक्सेस है वो मिलेगी। हो सकता है किसी को कम हार्डवर्क में मिल जाए, बट जो चीज़ें दूसरों के लिए वर्क करती हैं वो अपने लिए वर्क करें, ये ज़रूरी नहीं है। तो अपने लिए जो चीज़ें वर्क करती हैं, जिस तरीके से आपको याद हो सके, लिखने से याद होता है या उसको बार बार याद करने से, बार बार रीड करने से याद होता है, तो आपको याद करने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। जिस तरह याद करोगे, न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करोगे, मंथली मैगजीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको मार्जिन के अंदर कहीं ना कहीं नोट डाउन करोगे, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। रीड एंड रिवाइज आप अच्छे से कीजिए। थैंक यू वेरी मच।